नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा डिनर जो है अपने आवास पर दिया, जिसमें तमाम विपक्ष के वो सांसद नजर आए जिनको कभी प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सेना पानी पी पी करके गाली देने का काम करती रही है। लगातार ऐसे सांसदों को निशाने पर लिया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अचानक से ऐसे सांसदों से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की मोहब्बत जाग गई है। शायद यही वजह थी कि उनको डेलीगेशन में, जब पाकिस्तान का सच जो है दुनिया के सामने लाना था, तो डेलीगेशन में उनको प्रमुखता से जगह दी गई। शशि थरूर हो, चाहे मनीष तिवारी हो, या गुलाम नबी आजाद, तमाम सारे लोग। हालांकि गुलाम नबी आजाद को लेकर तो पहले से ही बहुत सारी शंकाएं हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि मोदी जी जिस तरीके से डिनर में उन तमाम सांसदों से बात करते दिख रहे थे, बड़े उत्साहित दिख रहे थे, क्या ये जिस जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात थी, उसमें जब सफलता नहीं मिली, तो अब कांग्रेस को और विपक्ष को तोड़ने के लिए एक नई रणनीति पर काम हो रहा है? डेलीगेशन भी उसी रणनीति का हिस्सा है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जब से ये डेलीगेशन भेजने की बात आई थी, तब से लेकर के अब तक लगातार हम इन सारी विषयों पर चर्चा करते आए हैं कि किसको भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है। पहले तो किरण रिजिजू जी ने राहुल गांधी को और खड़गे साहब को फोन क्यों किया, नेता विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा को, कि आप अपने नाम नॉमिनेट कीजिए सांसदों के। और जब उन्होंने नाम नॉमिनेट कर दिए, आनंद शर्मा हो, गौरव गोगोई हो, सैयद नासिर हुसैन हो, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हो, ये नाम उन्होंने नॉमिनेट किए। इन्होंने किसको भेजा? जान पूछ के शशि थरूर को भेजा, मनीष तिवारी को भेजा, आनंद शर्मा को भेजा। आनंद शर्मा का नाम हालांकि उधर से था, लेकिन वो एक ही नाम था। उधर से अमर सिंह को भेजा और सलमान खुर्शीद को भेजा, कांग्रेस के खाते से अगर आप बात करेंगे तो सवाल ये कि जब पहले तो आप लीडर से नाम क्यों मांगते हो, और जब नाम उन्होंने दे दिए तो फिर उसके अलावा किसी को और क्यों भेजते हो? और अगर आपको भेजना ही था तो फिर नाम मांगने की जरूरत नहीं थी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पाकिस्तान को कम औकात दिखाने की बात थी। कांग्रेस को और कांग्रेस की फॉल्ट लाइंस को उसका यूज करते हुए कांग्रेस के ऊपर ज्यादा हमलावर होने की और उसके फॉल्ट लाइंस को ज्यादा कुरेदने की, जिसको आप बात करते हैं ना, वो सारी की सारी एक सोच उसके पीछे थी। और जैसे ही डेलीगेशन गए बाहर, इनके कारस्तानियां देखिएगा। पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर राहुल गांधी और खड़गे साहब, पब्लिक ब्रॉडकास्टर में दूरदर्शन की बात, उस पर लगातार क्या चल रहा था कि राहुल और अपना क्या नाम है खड़गे साहब को देशद्रोही के तौर पर, पाकिस्तान प्रस्त के तौर पर दिखाया गया पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर। बाकी तो जो बंदी मीडिया है मोदी का, वो तो सारा दिखाता ही है, लेकिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर भी इस बार दिखाया गया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, कांग्रेस के खड़गे और राहुल गांधी, वो तो दोनों देशद्रोही। राहुल के चेहरे पर, जब ये सारा डेलीगेशन विदेशों में घूम रहा था, 33 देशों में 7 डेलीगेशन, राहुल के चेहरे पर आपने मुनीर का चेहरा देखा होगा, आधा चेहरा मुनीर का, आधा राहुल गांधी का। तो ये इस तरह की एकजुटता दिखा रहे थे देश के अंदर। और दूसरा, जो देश के अंदर जितने भी रोड शो किए, रैली की, उसमें सबके ऊपर जिस तरह से कांग्रेस पर हमलावर थे। एक कदम उससे भी आगे चले गए। आईटी सेल तो जो काम करती है, ट्रॉल सेना जो काम करती है, वो करती रहे, कोई खास बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की कि जो इस निशिकांत दुबे नाम का व्यक्ति, जो खुद एक डेलीगेशन में शामिल था, वो विदेश में रहते हुए ट्वीट कर करके बिना सिर पैर की बातें, चाहे वो इंदिरा जी के बारे में हो, चाहे नेहरू के बारे में हो, चाहे राजीव गांधी के बारे में, वो उस ऑल पार्टी डेलीगेशन में होते हुए भी ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो उससे पीछे बिल्कुल साफ बात है कि निशान, इशारा पाकिस्तान का, नाम पाकिस्तान का एक्सपोज करने का था। लेकिन हमला ये कर रहे थे बेसिकली मोदी और उनकी पूरी की पूरी जो सेना है, उनके निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस ही थे। तो किस तरह की एकजुटता ये दिखा रहे थे, ये दिखाने की बात है पूरी दुनिया में। और क्या हासिल करके आए, उस पर कोई बात करेगा नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं। एक जेडी वेंस के साथ जो मुलाकात हुई है 20 मिनट की, अगर उसको छोड़ दें तो उसके बाद ये उसका किसी भी देश के अंदर इनकी क्या अचीवमेंट रही, जरा सरकार बता दे। लेकिन वो नहीं, वो जो हमने पहले ही कहा था, ये फुल्ली पेड ट्रिप है, इसमें कोई बहुत ज्यादा, इसके पीछे कोई ज्यादा ना निकाले। मेरा साधारण सवाल दर्शकों से है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सत्ता के दौरान जब पाकिस्तान के आतंकी हमले होते थे, किस तरीके से पाकिस्तान को हर बार पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में आइसोलेट किया गया डिप्लोमेसी के द्वारा, सारी दुनिया ने देखा, भारत ने भी देखा। और ऐसा नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुए, कई बार वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक, जनरल्स ने बताया, जनरल डीएस हुड्डा ने डेट वाइज बताया कि इन डेट्स में यहाँ इसी सेक्टर के अंदर वो हुए थे सर्जिकल स्ट्राइक। उन्होंने तो कभी ढोल नहीं पीटा, इन्होंने हर बार ढोल पीटा। क्या कहते थे कि पाकिस्तान जब हमला करता है, आतंकी हमला करता है, तो अमेरिका जाते हुए रोते, देखिए हमें इन्हें मारा है, तो पाकिस्तान जाओ ना। तो अब तो सेना ने पाकिस्तान पे सारी चीजें कर दी थी, उसको सीज फायर किसने किया? और मनमोहन सिंह तो, अगर मोदी जी की शब्दों में बात करें, तो मनमोहन सिंह तो मान लीजिए अमेरिका जाते थे, खुद जाते थे, बातचीत करते थे, पाकिस्तान को आइसोलेट करते थे।
आपने तो अपने 51 सांसद ऑल पार्टी के 33 देशों में भेज दिए, और ऐसे देश जिनको नक्शे पे भी ढूंढना बहुत मुश्किल है, वहां कौन सी डिप्लोमेसी कर रहे थे? और प्रधानमंत्री जो पिछले 11 साल से डंका बजाते घूम रहे हैं, उसके बाद हालत ये होगी कि ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बजाय सांसदों को भेजना पड़ा। सांसद बेचारे क्या करेंगे? जो काम प्रधानमंत्री 11 साल के वर्ल्ड टूर के पैकेज में नहीं कर पाए, जयशंकर नहीं कर पाए, वो ये सांसद 2-2 दिन में क्या कर लेंगे? और वही सारी फॉल्ट लाइन सामने आई। जिस भी देश के अंदर गए, वहां एनआई ने स्वागत किया, अपना जो इंडियन हाई कमीशन है, इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं, वहां बैठ के इंडियन डायस्पोरा से बात कराए। उसके बाद जो थिंक टैंक थे उनसे वहीं पे बात कर ली। किसी विदेशी हस्ती से कितनी मुलाकातें करके क्या निकला, जरा बता दें देश को। केवल जेडी वेंस से मुलाकात को आप कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद, वो लास्ट वीक हुई थी अगर आपको ध्यान हो तो, उसके बावजूद ट्रंप ने 2 बार फिर बता दिया कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया। 2 बार बता चुके उसके बाद। और उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे इंडियन स्टूडेंट जो वीजा लेकर के गया था, उसको किस तरीके से हथकड़ी और बेड़ियों में उल्टा गिरा करके पुलिस ने पीटा और पाशविक व्यवहार किया। तो जेडी वेंस से भी मुलाकात का क्या निकला जमा हासिल, वो भी बता दें देश को। बेसिकली क्या है, कल शाम की तमाम पिक्चर्स मैंने भेजी आपको, ये पिक्चर्स दिखाइएगा दर्शकों को। इन तस्वीरों में मोदी जी देखिए, अपनी पार्टी के एमपीज की बजाय दूसरी पार्टियों के एमपी से गलबाइया करते दिखाई दे रहे, शाबाशी देते हुए दिखाई दे रहे। इसमें एक्चुअली है क्या? क्या नाम है, राम प्रकाश जी, इसको बिटवीन दी लाइंस देखने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कंप्लीट खोखलेपन का एक बहुत जीवंत उदाहरण है जो सामने दिख रहा है आपको। सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, सारे के सारे कांग्रेसी। गुलाम नबी आजाद पूर्व कांग्रेसी। भाजपा के अंदर जो टैलेंट डेफिसिट मोदी और शाह के समय में आया है, वो भूतों ने भविष्य है। टैलेंट नाम की कोई चीज ही कैबिनेट के अंदर नहीं थी। या तो आप ट्रॉल हो या भगत हो। मतलब बेसिकली यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े नाम होते थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और तमाम जो प्रमोद महाजन, पता नहीं कितने नाम आप गिन सकते हैं, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। आज उसको किसने रिप्लेस कर दिया है? पीपल लाइक निशिकांत दुबे एंड अदर्स। तो ये टैलेंट डेफिसिट कहीं ना कहीं दिखाता है। और जिस तरीके से अपना खोखलापन कम करने के लिए दूसरी पार्टियों के चेहरों के कंधों पे हाथ रख के किसी के फादर की हालचाल पूछना, किसी की कमर की तबीयत का हालचाल पूछना, वो उन पर एक डोरे डालने के समान है। अब मुझे एक बात बताइए, आप गए तो थे एकजुटता दिखाने के लिए, और कांग्रेस पार्टी के अंदर की फॉल्ट लाइंस को आप यहां भी एक तरीके से छेड़खानी करके उसको कुरेदने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्टीमेटली तो आपका टारगेट तो एकजुटता की बजाय कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करना और कांग्रेस की जो खामियां हैं उनको उजागर करना ज्यादा नहीं। अब इन सांसदों की जो चले तो गए, ठीक बात है, शशि थरूर चले गए, मनीष तिवारी चले गए, लेकिन इनका अब इनका अब क्या रह जाएगा पार्टी के अंदर? क्या उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी डाउटफुल नहीं हो जाएगी? उनकी सिंसियरिटी डाउटफुल नहीं हो जाएगी? और या क्या ये यही नहीं चाह रहे थे, या मोदी जी का इसके पीछे कोई और पर्पस था? यहां तो हालत ये हो रखी है, प्रधानमंत्री जी ने कल वीडियो जारी किया, प्रधानमंत्री जी के वहां से ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आवाज नहीं है कि ये नई चीज आ गई बीजेपी की। आपने देखा होगा जो पहलगांव के जो बेचारे शहीद थे, जो लोग मारे गए नरसंहार में, उनके समय आपको ध्यान होगा अमित शाह जी गए थे कश्मीर, उनके लोगों से मिले, परिजनों ने तमाम तरह की शिकायतबाजी की, जो भी अपने सुझाव दिए, जो भी मांग रखी, सारे के सारे आवाज उड़ा दी गई। और जो सरकारी एजेंसी बन चुकी है आजकल नई, उसने आवाज हटा दी, पिक्चर सब चल रही थी और उसमें शाही शाह थे। तो कम्युनिकेशन से इतना डर क्यों लगता है आपको? एक डेमोक्रेटिक सेटअप है भाई, जो कुछ भी बातचीत, और ये तो कल जो था इनफॉर्मल गेट टुगेदर थी, डिनर था, इसको भी जारी करने में क्या परेशानी थी? यानी कि प्रधानमंत्री जी मिलना भी चाहते हैं, गल भैया भी करना चाहते हैं, लेकिन उस आवाज को बाहर नहीं आने देना चाहते, उस निकटता को नहीं दर्शाना चाहते आवाज के माध्यम से। बाकी तो सारी चीजें थी, तो कौन सा डर है? ये खेल क्या है उसके? एक चीज है हेमंत सर, जो कांग्रेस मुक्त भारत के बनाने के सपने के साथ मोदी जी ने देश की राजनीति जिसकी शुरुआत की थी, लगातार हर मंच पर वो ये बात कह रहे थे कि बस कुछ समय में कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे और इत्यादि। अब वो कांग्रेस मुक्त भारत तो बना नहीं, कांग्रेस युक्त भाजपा जो बन गई, उसका कहीं ना कहीं जो है उसका डर, उसकी दिक्कत, अब उन्हें ये समझ में आ गया है भाई राज्यों में भी सरकारें कांग्रेस की बनती दिख रही, इंडिया गठबंधन बन गया, तमाम सारा पूरा विपक्ष एक मंच पर आकर के खड़ा हो गया। इन सारी चीजों ने मोदी जी को मजबूर कर दिया है कि जो बचे खुचे लोग हैं उनके ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं एकजुटता के बहाने। नहीं राम प्रकाश जी, जब आपके पास अपना कुछ नहीं होता ना, आपके पास जब, जैसा मैंने कहा, टैलेंट नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, किस तरीके के एक्सपोजर के लोग नहीं, आपको कौन लोग चाहिए? आपको केवल और केवल यस मैन चाहिए।
किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आपने, जो बढ़ाए हैं इन्होंने दोनों ने आने के बाद, किसी का नाम पहले आपने सुना था कभी? कभी वो अपनी अपनी स्टेट्स के लीडर रहे, अपनी कम्युनिटी के लीडर रहे? नो। वो केवल और केवल इसलिए मुख्यमंत्री हैं कि वो मोदी और शाह की चॉइस है, और वो बेसिकली यूजलेस, वर्थलेस, होपलेस और रूथलेस लोग हैं, जिनकी कहीं कोई बुनियाद नहीं है। दिल्ली के रिमोट के जितने फंक्शन है, उस सारों से वहां का काम इनडायरेक्टली चलाया जाता है। तो उस तरह का जब स्टफ आप क्रिएट करोगे, तो सेंटर में जब दिखाने की बारी आई, तो अगर इनके पास, आपको क्या लगता है, अगर टैलेंटेड वो होते हैं एमपीज, तो ये ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजते कभी भी? मुस्लिम एमपी इनके पास नहीं, और उस तरीके के अलग अलग एक्सपोजर के। अब शशि थरूर के मुकाबले का भाजपा में कौन है, बता दीजिए। जयशंकर और मोदी ने जिस तरीके से मिलकर भारत के अंदर डिप्लोमेसी का जो डिजास्टर करके दिखाया है, ऐसा तो 78 साल में कभी नहीं हुआ। और अभी भी मान नहीं रहे, अभी भी लगे हुए। कल एक तरफ प्रधानमंत्री इनसे मिल रहे थे, वो फ्रांस के अखबार को एक इंटरव्यू दे रहे थे वहां पे, और वहां यूरोप में ही थे कल भी। वहां क्या कहते हैं, जाके यूरोप में खड़े होकर के फ्रांस के अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भारत रूस के साथ दोस्ती बनाए रखेगा। तो रशिया की तो सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में, अपने यूरोप की तो सारी दिक्कत रशिया से आज की तारीख में। हमारी रशिया से दोस्ती है, सदा रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वो प्लेटफॉर्म वहां ये बात कहने का था? जान पूछ करके इस तरह की चीजें, रायता फैलाने की जो कोशिश है, वो जयशंकर, उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे, कहाँ खड़े होकर। उस चीज को अवॉइड भी कर सकते थे, कैरियर डिप्लोमेट है। तो बेसिकली एक बात बड़ी साफ दिखती है, जो आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया, कि कांग्रेस मुक्त करने चले थे, कांग्रेस युक्त भाजपा बना ली। उसके अलावा, अच्छा, अकेले ही कांग्रेस का जिक्र मत कीजिए। किसी भी प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जाते हैं, वहां के जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के जिस भी पार्टी के लीडर हैं, उनको येन केन प्रकरण, राजी खुशी, प्रलोभन या भय, एजेंसियों का भय, उन सब के मिक्सचर से ही आप सारे के सारे अपनी भानुमति का कुंडा प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने जोड़ लिया। हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। जिसको महाराष्ट्र में खड़ा होकर के चुनाव से पहले कहते हैं कि इसने 60,000 करोड़ घपले किए, उसको जेल में डालने की बजाय वो शपथ ले रहा होता है डिप्टी सीएम की। देखा आपने? हर एक स्टेट के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी करने चले थे, भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार युक्त भाजपा कर दी। जितने भ्रष्टाचारी थे वो सारे के सारे भाजपा में आ चुके। उनके ऊपर जितने ईडीआई सीबीआई के केस थे, वो सारे पिछले बैकवेयर बेंच में चले गए। तो इनका बेसिकली क्या है कि इनको किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, और टैलेंट अपने पास ना हो तो बाहर से इंपोर्ट करके देख लो। जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के पिछले वीडियो निकाल के देख लीजिए, क्या क्या कहा है, क्या क्या कहा है। किताबें निकाली है, बुकलेट निकाली है अमित शाह जी ने, सारी चीजें। और आज वो उनके सबसे प्रिय हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट उनको सौंप रखा है एक तरीके से। तो ये जो कुछ कहते हैं, इसका मतलब ये उसका कोई अर्थ नहीं है। इनको तो कोई वैचारिक विचारधारा, किसी चीज से कोई नहीं, मतलब नहीं है, केवल सत्ता तो चाहिए किसी भी कीमत। हेमंत सर ये माना जाए, हेमंत सर ये माना जाए कि किसी भी दल का नेता हो, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का नेता हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के क्राइटेरिया पूरे करता है, विचारधारा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विचारधारा को, भाई हेमंता बिस्वा शर्मा मोदी जी को लेकर के और अमित शाह को लेकर के बहुत कुछ कह चुके हैं। कपिल मिश्रा ने क्या कुछ नहीं कहा, वो सारे लोग हैं भाजपा के अंदर ना। और नीतीश कुमार जब उनका साथ छोड़े तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। अमित शाह यहां तक कहे आए कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन क्या दरवाजे बंद रख पाए? तो ये सारी चीजें। सर सवाल मेरा ये है कि विचारधारा नहीं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का वो क्राइटेरिया जो नेता फुलफिल करता हो, जो एकमात्र ये है कि आप किस तरीके से राहुल गांधी को गाली दे पाते हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कोस पाते हैं, कितने खराब शब्दों में, कितनी खराब और निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप गाली दे पाते हैं। जो नेता ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल सही डायग्नोज किया आपने। हकीकत यही पैरामीटर्स है। जो इन पैरामीटर्स पर खरा उतरे, उसको ये अपने यहाँ लाने को तैयार है, उसको लोकसभा की टिकट देने को भी तैयार है, राज्यसभा की टिकट देने को भी तैयार है। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको कांग्रेस के तमाम स्टेट्स में, आप देखिएगा, नजर दौड़ाइएगा, जिनको कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री से नीचे कोई गवारा नहीं था, कुछ भी गवारा नहीं था। ये उनकी ट्यूनिंग क्या करते हैं, उनको लेकर के आते हैं, कुछ महीने इंतजार कराते हैं, कूलिंग ऑफ में रखते हैं, उसके बाद उसको तमाम अलग अलग पदों पर, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को लोकसभा की टिकट दे दी, किसी को राज्यसभा की दे दी। लेकिन उन सबको कांग्रेस में मुख्यमंत्री नीचे कुछ नहीं चाहिए होता, तो पहले ये उनको लाते हैं, फिर उनका बुखार उतारते हैं, उनको भाजपा में जो सरेंडर करने की जो वो है उसमें लाते हैं, और बाद में जाकर के उनको जो भी उनके हिसाब से कोई छोटा मोटा टुकड़ा दे करके और सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करा देते हैं। इसमें विचारधारा कहीं नहीं है, इसमें सिद्धांत कहीं नहीं है, इसमें विजन कहीं नहीं है, इसमें बेसिक केवल अपॉर्चुनिज्म है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जिसको आप कहते हैं।
और वो सारी चीजें आप लगातार देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह कब के जा चुके हैं बीजेपी के अंदर, कहाँ है आजकल वो, सुना आपने नाम कहीं? बीजेपी में गए, सुनील जाखड़ भी गए, क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। यहाँ तो मुख्यमंत्री से कुछ नहीं चाहिए उनको। और ये जो मनीष तिवारी हैं, ये भी कैप्टन अमरिंदर के सबसे क्लोज रहे, उन्होंने इनको एमपी भी बनाया था, वास्ट चुनाव जिताया था। इस बार ये चंडीगढ़ से एमपी है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्लीपर सेल्स जो कांग्रेस में थे, कभी अब वो बीजेपी में चले गए, तो अब जो बीजेपी को जिन जिन लोगों को चाहिए उनके थ्रू उन पे डोरे डालते हैं और उनको तमाम तरह के प्रलोभन दे करके अपने यहाँ लाने में उसकी कोशिश करते हैं। पंजाब के अंदर बेर सिंह के पोते को जिस तरीके से लेकर के आए, बताइए, वो तो चुनाव भी हार गया था, उसके बाद राज्यसभा के बाद यहाँ क्यों? क्योंकि वहां पर एक खास तरीके का माहौल बना करके पंजाब के चुनाव पर नजर है। भाजपा का पंजाब में अपना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ना पहले था ना इस बार भी कुछ है, चाहे कुछ भी कर ले। तो वैसे में फिर क्या है, फिर हिंदू सिख, वहां हिंदू मुस्लिम तो हो नहीं सकता, फिर वहां हिंदू सिख कुछ कर लो, कुछ और कर लो। बेसिकली जिस तरीके से अभी पानी का विवाद हरियाणा के साथ हुआ, आम आदमी पार्टी, आप सोच सकते हैं कि इस तरह की चीज जो हरियाणा की भी राजनीति करती है, दिल्ली की भी करती है, और उसको किस तरीके से चलने दिया गया, जो है ना कोर्ट में मदद मिली ना कुछ, जैसा हुआ होता रहा। तो ये बेसिकली एक खास तरीके की पॉलिटिक्स है और इसके मूल में है डिवीजन, विभाजन, वर्टिकल डिवीजन। उसके तहत हर स्टेट के अंदर नई नई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और पूरी राजनीति किसी के कल्याण की नहीं है। राम प्रकाश जी माफ कीजिए, पूरी सियासत भाजपा की फला बनाम फला है। और वो बनाम कौन है? हर एक स्टेट के अंदर जो मुख्य धारा की जाती है उसको टारगेट पे रख के, बाकी जो जातियों का जो ये होता है कि उनके खिलाफ एक खास तरह का माहौल, उसको लाभ उठा करके और आगे बढ़ने का। किसी स्टेट के अंदर जो भी भाजपा जीतती है, आपने कहीं विजय जुलूस देखे? पिछले कुछ चुनावों के बाद विजय जुलूस भी बंद हो गए, क्यों? क्योंकि हर चुनाव के बाद जब विजय जुलूस तो हर स्टेट में होते ही थे, क्यों नहीं हो पा रहे? वो जीत किस तरीके की है? वो किस तरह की मैनिपुलेशन है? वो डेटा मैनिपुलेशन है या क्या मैनिपुलेशन? भाजपा अब ने उस आर्ट को चैंपियन कर लिया है। एक और मेरा सवाल है सर कि अब जो स्थिति है, जैसे प्रधानमंत्री जी मान लीजिए डोरे डाल रहे हैं, सरकार डोरे डाल रही है, भाजपा डोरे डाल रही है, विपक्ष के उन सांसदों से या उन बड़े नेताओं को लेकर के वो डोरे डाले जा रहे हैं जिनसे, जो अभी फिलहाल जिस परिस्थिति में है कांग्रेस के अंदर, वो कभी कोई कह देता है कि हम उपेक्षित हैं, कोई कह देता है हम बोलने नहीं दे रहे हैं, ये इत्यादि जो भी थोड़ी सी नाराजगी प्रकट करता है उनको ये ऑफर दे देते हैं। ये ऑफर जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, तमाम सारे नेता जो भाजपा में जा चुके हैं, उनका हश्र देखने के बाद भी क्या ये नेता भाजपा के इस डोरे डालने से प्रभावित हो पाएंगे, भाजपा में जाएंगे? चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे मनीष तिवारी हो, वहां जाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ बांध करके खड़े होते हैं। ये आजादी तो कांग्रेस। जी राम प्रकाश जी, आपने तो ग्वालियर को भी देखा, उस पूरे एरिया को देखा, सीनियर आदमी आप, जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने पूरे के पूरे ग्वालियर का राज कराने के सामने पूरा मध्य प्रदेश जो एक तरीके से दंडवत होता था, आपने देखा था वो पिक्चर एक ऐतिहासिक, जब अमित शाह खाना खा रहे थे वो उसके पीछे हाथ बांधे खड़े हुए थे, मोदी के सर, सामने खड़े हो तो भी ठीक ग्वालियर है। को छोड़ दिया है सर, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, ग्वालियर को छोड़ दीजिए, जो नेता कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के साथ खड़ा होता हो, सबसे युवा होने के बाद भी वो अहमियत रखने वाला आदमी वहां पर हाथ बांध करके खड़ा होता है। नहीं तो उसमें आप समझिए ना, उसके पीछे एक मानसिकता है राम प्रकाश जी, और वो मानसिकता क्या है? वो धरातल की सच्चाई है। आज की तारीख में अगर आप व्यवहार की बात करेंगे तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है ना, मोदी रहे, मोदी जाए, कुछ भी करें, 2029 से पहले भाजपा तो नहीं जा रही कम से कम, ये तो लगभग स्पष्ट था ही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये लोग जो इतनी डेस्पिरेशन इनके अंदर है वो क्यों है? क्योंकि इनकी पूरी की पूरी राजनीति विचारों की, सिद्धांत की नहीं है। इनकी राजनीति मौका परस्ती की राजनीति है और सत्ता की राजनीति। आप ये बताइए, आज की तो इसको, उनको क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गए, उनको सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया था। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर के पास क्या है? ना तो एयर इंडिया, ना इंडियन एयरलाइंस, ना एयरपोर्ट, कोई भी तो उनके पास नहीं है। सारा का सारा तो आउटसोर्स करके दूसरों को दे दिया। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर करेगा क्या? जहाज आपके पास नहीं, हवाई अड्डे आपके पास नहीं, लेकिन वो खुश थे। बेसिकली क्या है कि सत्ता के बिना कुछ लोग नहीं रह सकते, उनको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए ही चाहिए। ये जो मानसिकता है कांग्रेस के अंदर, तमाम ऐसे परजीवी है, तमाम ऐसे स्लीपर सेल्स है जो वहां रह करके भी लगातार बीजेपी के ना केवल संपर्क में रहते हैं, बीजेपी की जासूसी भी करते हैं पार्टी के अंदर बैठ करके। और राहुल गांधी को पता भी है उनका, लेकिन तमाम कारणों के चलते, तमाम घोषणाओं के बावजूद भी हकीकत यह है कि राहुल गांधी उनका इलाज नहीं कर पा रहे अपने स्लीपर सेल्स का। तमाम ऐसी स्टेट्स के अंदर सबको पता है किसके स्टेट में किसने हरवाया, क्या कर लिया राहुल गांधी ने, केवल जाके भाषण देके आ जाते हैं। यही काम राजीव जी की प्रॉब्लम थी कि वो सब जगह बताते थे अच्छी बातें, सारी बात, सिद्धांतों की बात, विचारों की बात, लेकिन जब स्लीपर सेल की बारी आती कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो तो वो शांत रह जाते थे। क्यों?
क्योंकि उनका बहुमत इतना हो चुका है पार्टी में और वो इतनी ताकतवर हो चुके हैं कि जिस स्टेट के अंदर भी वो पार्टी कंप्लीटली उनके कंट्रोल के अंदर है। उन्होंने पार्टियां हाईजेक कर ली, वो खा पी के इतने मोटे हो गए, इतने स्वस्थ हो गए कि पूरी पार्टी उनकी जेबों में है। तो उनके ऊपर हाथ डालने का मतलब है पार्टी की पूरी स्टेट उसको, या तो राहुल गांधी मिस एडवेंचरस हो जाए या फिर उनके सामने स्कम्प करके, जो हो रहा है अभी चल रहा है। तमाम स्टेट्स जिनके अंदर कांग्रेस के हारने का कोई मतलब नहीं था, वो स्टेट्स हारे ना कांग्रेस ने। उसके पीछे क्या कारण था कि आपने आउटसोर्स कर दिया। तमाम ऐसे नेता जो खुद चले आ रहे हैं दशकों से, जो बुजुर्ग भी हो गए, सारी बात होगी, वो या उनके बेटे, उसके अलावा तो कुछ नहीं, किसी और की तो कोई गुंजाइश नहीं। इस स्थिति ने कांग्रेस को यहां पहुंचाया है। राहुल गांधी की पीड़ा है ये, उसको समझते हैं, उसको बार बार एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन जब सर्जरी की बारी आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं ठिठक करके। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये लोग क्षेत्र राज्यों के अंदर इतने ताकतवर हो गए कि पार्टी हाईकमान को भी आंख दिखाने में सक्षम है। कारण संसाधन उनके पास है, अगर है तो, और उसके पास संगठन को उन्होंने जेब में रख लिया है। टिकट बांटेंगे तो वो बांटेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बनेंगे, वो नहीं बनेंगे तो उनका बेटा बनेगा, वो आज बेटा नहीं बनेगा तो फिर बीजेपी बेशक बन जाओ, कांग्रेस में कोई और नहीं बनेगा। तो राहुल गांधी को तो इस फॉल्ट लाइन पे काम करना पड़ेगा कि इन लोगों को टिकट भी कैसे मिल जाती है। ये जब कांग्रेस आती है तो फिर यही अपॉर्चुनिस्ट लोग आगे आ जाते हैं, और जो आम काडर है, जो पार्टी का कमिटेड काडर है, जो वर्कर है, वो तो कहीं भी नहीं है आज की तारीख में। तो राहुल गांधी जब बातें करते हैं उनकी, तो बहुत ज्यादा शाबाशी मिलती है, तालियां मिलती है, लेकिन जब सर्जरी की बारी आती है तो फिर वहीं का वहीं भाग के वही तीन बात। कांग्रेस की प्रॉब्लम असली ये है, और ये प्रॉब्लम कांग्रेस में ऐसा नहीं है। जब भाजपा सत्ता से बाहर थी उस समय बीजेपी के भी तमाम लोग आया करते, लेकिन उनको वो स्थान नहीं मिला करता था। उनको अपने हिसाब से ही चीजें होती थी, एक आध को अगर आप छोड़, एक आध हमेशा होती है। लेकिन यहां तो अब हालत ये होगी कि बीजेपी के पास टैलेंट नाम की कोई चीज ही नहीं बची। कितने बड़े बड़े कद के आदमी होते थे, जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, कितने बड़े बड़े नाम थे। आज निशिकांत दुबे को लेकर के घूम रहे हो आप, आपके पास कुछ है ही नहीं। जो विदेश में बैठ के ऑल पार्टी डेलीगेशन में गया हुआ है और वहां बैठकर भी दिन रात कांग्रेस को कोस रहा है, तो ये कौन सी एकजुटता है भाई? ये किस तरह की चीज है? उनके एमपीज को आप विदेशों में भेज रहे हो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बना के, उनके नेता के चेहरे पे क्या नाम है, और पाकिस्तानी आर्मी मुनीर का फोटो लगा के दिखा रहे हो आप। कांग्रेस पार्टी का जो सबसे वेवर्द नेता है खड़गे, जिनकी क्रेडेंशियल्स अनडाउटेड है, उनके खिलाफ आप दूरदर्शन पे क्या चला रहे हो? देशद्रोही, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या। तो ये बेसिकली एक नया नैरेटिव है, केवल केवल हम और हमारी सियासत, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके लिए जो करना पड़े वो करते हैं। मीडिया कंप्लीटली बंदी बना लिया है। बंदी मीडिया इस देश के अर्जित लोकतंत्र का हत्यारा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मीडिया सवाल, जो सवाल आप और मैं बात कर रहे हैं जिन पे, अगर मीडिया इन पे बात करने लग जाए। कल जब रात को प्रधानमंत्री जी इन सारे एमपी से मिल रहे थे, किसी चैनल पे आपने ये डिबेट देखी कि इन्होंने क्या अर्जित किया 33 देशों में? देश के तो करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, जो काम जयशंकर नहीं कर पाए, जो हमारे हाई कमीशन नहीं कर पाए, जो हमारे एम्बेसडर्स नहीं कर पाए, ये एमपी 2-2 दिन में उन देशों में क्या कराएंगे? और जो 33 देश जिनके अंदर ये गए हैं, 7 डेलीगेशन, 51 उसमें सांसद, उनमें सब में अलग अलग बता सकते हैं कि वहां क्या क्या इनका हो रहा। किसी अखबार को वहां इंटरव्यू दिया हो, कहीं की मीडिया ने इनको कवरेज दिया हो, कहीं के डिप्लोमेट से इनकी मुलाकात हुई हो, कहीं के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, किसी विदेश मंत्री से कोई मुलाकात हुई, नथिंग। तो घूम फिर के आ गए अपने। ठीक, प्रधानमंत्री को भी एक इवेंट क्रिएट करनी थी, उनको भी पता था इसमें क्या होने वाला है, और वो कल बड़े चौड़ा होकर बता रहे थे वहां पे कि हमने वहां ये कर दिया, वो कर दिया। प्रधानमंत्री जी अपने लहलोट थे, बढ़िया कि आगे भी इसको इश्यूलाइज करूंगा। तो ये सारी चीजें हो रही है राम प्रकाश जी। ये वही ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स वाली जो डिप्लोमेसी जिसकी हम बात करते हैं, वो सिलसिला जारी है। और जो प्रधानमंत्री ने कल कहा, उससे तो यही लगता है कि आगे भी जारी रहेगा। डिप्लोमेसी कहीं भी जाए, ऐसा डिप्लोमेटिक डिजास्टर 78 साल में तो देश ने देखा नहीं कि अकेले खड़े हो, आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा दुनिया में। बता दीजिए। ये जो स्थिति बनी, निश्चित तौर पे अब फिलहाल उसको प्रधानमंत्री भाजपा अपने लिए एक नया मौका देख रहे हैं। अब ये मौका कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या सत्ता के लालच में ये सांसद, जो जिनको इन विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस ने वो सब कुछ दिया जो दिया जा सकता था, क्या सत्ता के लालच में ये सांसद भी वहां भाजपा में शामिल होते हैं? ये भी देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है देश के लोगों को भी इस पर उतनी ही पैनी नजर रखनी चाहिए जितनी भारतीय जनता पार्टी रख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।